आज बात करेंगे वक्फ पर, क्योंकि वक्फ पर लगाम लगने वाली है और इसी पर सियासी घमासान मचने वाला है। और आज का दिन बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज सदन में एक खास बिल पेश होने वाला है जो तीसरे सबसे बड़े जमींदार पर लगाम कसेगा। जी हां, सही सुना आपने, आज सदन में वक्फ बोर्ड पर बिल पेश होने वाला है। सरकार इससे जुड़े 2 बिल संसद में लाने जा रही है, जिसमें पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को खत्म किया जाएगा, जबकि दूसरे बिल में वक्फ कानून 1995 में संशोधन किया जाएगा। यह वक्फ कानून है जिसको लेकर लगातार कई समय से इसमें बदलाव की मांग की जा रही थी। तो भाई दूसरी तरफ बिल को लेकर सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने के लिए भी तैयार है, तो वहीं इस बिल के खिलाफ सियासी संग्राम भी छिड़ चुका है। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ अजय गौतम जी हैं, हिंदू स्कॉलर हैं। हमारे साथ सैयद जावेद साहब हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन, सुप्रीम कोर्ट के वकील। हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वकील। हमारे साथ फरहा फैज, सुप्रीम कोर्ट की वकील रहेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल विष्णु आपसे रहेगा। विष्णु, आपने इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। जो बदलाव होने जा रहे हैं, कमोबेश वो बदलाव हमारे बीच में पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो बताइएगा कि क्या कुछ खामियां थी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे बड़ी खामी ये थी, देखिए इस पूरे वक्फ एक्ट में 2 सूत्र हैं जहां से वक्फ क्रिएट किया जा सकता है। पहला सूत्र है सेक्शन 4, 5 और 6 में जो सर्वे होता है, और दूसरा जोन है सेक्शन 40 का, जहां से किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति इंक्लूड करने का एक पावर दिया जाता था। तो ये 2 बड़ी खामियां थी, और सबसे बड़ी खामी थी कि वक्फ की जो डेफिनेशन थी वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से नहीं थी। अगर कोई इस्लामिक लॉ का अध्ययन करेगा तो उसमें सेटल्ड लीगल पोजीशन है कि कोई भी आदमी वक्फ की संपत्ति उसी को कर सकता है जो उसकी खुद की ओनरशिप में हो, उसकी स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी हो। तो इस डेफिनेशन से डिपार्ट करके वक्फ एक्ट 1995 ने ऐसी डेफिनेशन रखी थी जो इस्लामिक लॉ के खिलाफ थी। तो ये जो 3 खामियां मैंने आपको अभी बताई हैं, ये सबसे मेजर खामियां हैं सेक्शन 4, 5, 6 का सर्वे और सेक्शन 40 की असीमित अधिकार, और साथ ही साथ वक्फ की डेफिनेशन और वक्फ बाय यूजर। विष्णु, मुझे लगता है कि एक और अहम इसमें था धारा 40, जिसमें किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर देता था। सेक्शन 40 में सेक्शन 40 में यही प्रावधान है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। और सेक्शन 4, 5 और 6 के सर्वे में अगर किसी नॉन हिंदू की नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी भी ली जा रही है तो उसको वक्फ ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा, और उसके लिए सर्वे कमिश्नर बैठता था जो कि इनका ही अधिकारी होता था। अब जो लगाम लगी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आशीष जी। सबसे पहले लगाम लगी है वक्फ की डेफिनेशन में, और जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है और आने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है जो मैंने अध्ययन किया है कि वक्फ की डेफिनेशन में बहुत भयंकर चेंज होने जा रहा है। और ये इस्लामिक लॉ के हिसाब से होगा कि आप वक्फ उसी को कर सकते हैं जो आपकी स्वयं की अर्जित संपत्ति हो। दूसरा लगाम ये लगने जा रहा है आशीष जी की जो वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन थी, जो अपने आप में ड्रैकोनियन कंसेप्ट है कि अगर आपके पास कोई कागज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और आपने कह दिया कि ये वक्फ संपत्ति है और हो गई, और आप उसको यूज कर रहे हैं इतने दिनों से, तो वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन को डिलीट किया जा रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सर्वे कमिश्नर था उसको हटा के वहां पे कलेक्टर को बैठाया जा रहा है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि अगर कोई आदमी 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा है उसके बाद ही वो वक्फ कर सकता है। उससे पहले अगर किसी ने इमीडिएटली कन्वर्ट करके वक्फ करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। तो क्या विष्णु गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को लेकर भी कोई क्लॉजेस जो है वे नए संशोधन के अंदर आएंगे? क्या एक बार दोबारा अपना सवाल? गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को लेकर भी क्या नए संशोधन में क्लॉजेस आएंगे? जी यस, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, ये भी क्लियरली मेंशन्ड है सेक्शन 3A और 3B में जो अमेंडमेंट लाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ की संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा, कैसे वक्फ हुई, वक्फ डीड कहां है, उसकी प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट इंक्वायरी इस एक्ट के तहत की जाएगी। सेक्शन 40 जो असीमित अधिकार देता था उसको खत्म किया जा रहा है, रिपील किया जा रहा है, ओमिट किया जा रहा है। तो ये सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें। सेक्शन हाईकोर्ट में अपील करने की जो बात है विष्णु, जरा उस पर भी प्रकाश डालिए कि हाईकोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। जी देखिए, पहले क्या होता था, पहला कानून ये था कि वक्फ ट्राइब्यूनल ने जो भी फैसला ले लिया वो फैसला फाइनल है। तो उस क्लॉज को सेक्शन 6 में जो ये शब्द यूज्ड है, द डिसीजन ऑफ वक्फ ट्राइब्यूनल इज फाइनल, इसको डिलीट किया जा रहा है, और उसकी जगह आप सेक्शन 85 में अगर वक्फ ट्राइब्यूनल जाते हैं तो उसकी फर्स्ट अपील हाईकोर्ट में प्रोवाइड की गई है। और ये जो एक लीगल रेमेडी दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू उसमें यह है कि वक्फ के ट्राइब्यूनल का जो गठन था उसमें 3 मेंबर होते थे, जिसमें एक इस्लामिक लॉ का जानकार होना मैंडेटरी था। तो जो इस्लामिक लॉ जानकार होना मैंडेटरी क्लॉज था उसको भी डिलीट किया जा रहा है। तो अब वक्फ ट्राइब्यूनल में 2 जजेस होंगे, जिसमें एक प्रदेश सिविल सर्विस से आएंगे और एक प्रदेश जुडिशियल सर्विस से आएंगे। तो ये मुझे लगता है काफी आमूलचूल परिवर्तन है।
और साथ ही साथ जो हमारा एक इसमें मांग है कि वक्फ का कानून नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई ना करे, वो भी मुझे लगता है उसमें भी आगे चेंजेस लाया जाए। एक आखिरी सवाल लूंगा, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इंस्पेक्शन करने कौन जा रहा है। वक्त ने किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर दिया, हमने पिछले दिनों देखा भी था कि कई बड़ी प्रॉपर्टी, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन हो, उसे भी वक्त की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जो इंस्पेक्शन करने जा रहा था, अब वो डीएम जाएंगे, तो इससे कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है कि ये सबसे अहम जो बदलाव होने जा रहा है, ये उनमें सबसे अहम है। नहीं, आपने बहुत सही बात कही है कि जो सेक्शन 6 में जो सर्वे कमिश्नर था, अब उसको हटा के कलेक्टर उसकी जगह रिप्लेस किया गया है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि वक्फ के कानून को रिपील कर दिया जाए। अगर वक्फ के कानून को पूरा रिपील कर दिया जाएगा तो वक्फ की प्रॉपर्टी पे चेक नहीं लगेगा। अभी ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, जो आने जा रहा है, जिसका अध्ययन हो रहा है, इसमें मैं ऐसा समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा चेक्स लग रहे हैं वक्फ पे, और जो वक्फ के नाम पे असीमित प्रॉपर्टियां ली जा रही हैं बिना कोई जांच के, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के, उस पे बहुत भारी मात्रा में चेक लग रहा है। और इस्लामिक लॉ के हिसाब से आप खुद की संपत्ति ही वक्फ कर सकते हैं, ये प्रावधान लाया जा रहा है। ठीक है विष्णु, एक आखिरी सवाल मेरा भी आपसे रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि वक्फ एक्ट से अब ये यूनिफाइड वक्फ एक्ट रहेगा। आपने अभी कहा था कि नॉन मुस्लिम की भी इसमें इंक्लूजन जो है वह नजर आएगा, मुस्लिम महिलाओं का भी इंक्लूजन इसके अंदर नजर आएगा। तो क्या हम इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम देखने वाले हैं कि सबकी इन्वॉल्वमेंट होगी, यूनिफाइड होगा, सेंट्रलाइज नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज इसे थोड़ा किया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा है। पहली बात तो जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में क्राइटेरिया ये था कि उसमें जो भी होगा ही हैज टू बी अ मुस्लिम। अगर मतलब मुस्लिम एमपी होना है, सारी चीजें उसमें, हर एक क्राइटेरिया से पहले मुस्लिम शब्द इंक्लूडेड था, तो उसको हटाया जा रहा है। और भी जो समाज के लोग हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं। दूसरा, वक्फ बोर्ड में जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। आगा खानी और जो अलग अलग समाज के लोग हैं उनके लिए सेपरेट वक्फ बोर्ड बनाने की भी इसमें एक बात कही गई है। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक अच्छा बिल है, पर इसमें कुछ कुछ चीजें रह गई हैं जो हम, मुझे लगता है कि जो चीजें रह गई हैं उसको लेकर विष्णु आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उन चीजों में बदलाव की मांग करेंगे, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि आप जाएंगे। विष्णु, आपका जुड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट अभी जो जब ये एक्ट पारित हो जाएगा, तब ये लोग आएंगे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, वो तो आएंगे ही, उनका अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जो बदलाव आप मांग कर रहे हैं उसको लेकर भी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अश्वनी भाई मुस्कुरा रहे हैं। अश्वनी भाई वो शख्स हैं, मैं बता दूं, कि जिन्होंने एक लंबे समय से कानूनी लड़ाई इसको लेकर लड़ी है, और लगातार चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो वक्त एक्ट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि चलिए, कोर्ट के जरिए ना सही, लेकिन पार्लियामेंट के जरिए इसमें सुधार किया जा रहा है, बदलाव किए जा रहे हैं। अश्वनी भाई, पहले इस पर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा, जो बदलाव किए जा रहे हैं। तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़े भूल सुधार को, जो गड़बड़ कानून था उसको ठीक करने के लिए कदम बढ़ाया है। मैं पूरा विश्वास है जब बहुत जल्दी पार्लियामेंट से पास हो जाएगा। आज एक ऐतिहासिक दिन है आशीष भाई। आज अभी थोड़ी देर के बाद जब 11 बजे संसद में बिल पेश होगा, उसी समय 11 बजे कोर्ट पे हमारी पीआईएल पे सुनवाई भी चलेगी जी। आज ऐतिहासिक दिन इसलिए कह रहा हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात है। आशीष भाई, आप कानून के जानकार हैं, इतने दिन आपने सुप्रीम कोर्ट को भी कवर किया हुआ है। मेरे हाथ में भारत का संविधान है और दूसरे हाथ में मेरे भारत का वक्फ एक्ट है। मुझे भारत के संविधान में एक बार आप WAQF दिखा दीजिए। संविधान के किसी एक पन्ने पे WAQF, संविधान के किसी एक आर्टिकल में एक बार WAQF यानी वक्फ दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा ये कानून ठीक है। भारत में जब संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब वन नेशन वन लॉ। आर्टिकल 15 कहता भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 कहता सबको समान अवसर मिलेगा। तो ऐसे में एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए, न कि वक्फ होना चाहिए। अब अगर वक्फ है तो फिर सबसे पहले क्या करना चाहिए? संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए। और जैसे एक मजहब के लिए वक्फ एक्ट है, ऐसे ही वक्फ बोर्ड है और वक्फ ट्रिब्यूनल है, ऐसे हिंदू बोर्ड हिंदू ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जैन बोर्ड जैन ट्रिब्यूनल होना चाहिए, बौद्ध बोर्ड बौद्ध ट्रिब्यूनल होना चाहिए, सिख बोर्ड सिख ट्रिब्यूनल होना चाहिए, बहाई बोर्ड बहाई ट्रिब्यूनल होना चाहिए, पारसी बोर्ड पारसी ट्रिब्यूनल होना चाहिए, यहूदी बोर्ड यहूदी ट्रिब्यूनल होना चाहिए।
फिर तो सबके लिए एक एक बोर्ड, एक एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए। अश्विनी जी, ये मेरा पहला आपने एक कंसर्न बहुत है। बड़ी बात कही है। भारत आपके में सवाल, एक सर आपके जवाब में एक सवाल पूछना चाहूंगी। जहन में एक सवाल उठ रहा है, सर इसे अबॉलिश नहीं किया जा रहा है, इसके अंदर अमेंडमेंट लेकर आया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म के तहत इस तरीके से वक्फ का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे अबॉलिश नहीं किया जा रहा है, बेहतरी की जा रही जी। हाँ, अब ये जो वक्फ एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं ये अन इस्लामिक है, अनकुरानिक है। कुरान में जैसे संविधान में एक भी बार वक्फ शब्द नहीं आया, ऐसे कुरान में एक भी बार मजार शब्द नहीं आया, दरगाह शब्द नहीं आया, पक्का कब्रिस्तान नहीं आया। और इसीलिए पूरे के पूरे खाड़ी देश में, अरब, कुवैत, दुबई, मस्कट, बहरीन में कहीं एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। इस्लामिक लॉ के अनुसार मजार बनाना, दरगाह बनाना, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, वहां जाना भी हराम है। इसका लाइव एग्जांपल देता हूं। G20 का सम्मेलन हुआ था भारत में, जो सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष राजघाट गए गांधी जी की समाधि स्थल पे, लेकिन अरब के जो किंग थे वो समाधि स्थल पे नहीं गए। क्यों? क्योंकि समाधि स्थल, जिसको मजार दरगाह भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, वहां जाना हराम है, वहां मत्था टेकना हराम है। तो फिर ये वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट मजार को वक्फ प्रॉपर्टी कैसे घोषित कर सकता है? भाई, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वहां जाना हराम है। सवाल ले लूं। अश्विनी जी, जितना मैंने इस्लामिक मुल्कों को कानूनों को पढ़ा है, उनके वक्त के पास इतनी कभी पावर थी ही नहीं जितना हमारे मुल्क में दिया गया। ऐसा क्यों? नहीं, मैं आपको बता दिया, अरब देशों में आप कहीं एक भी मजार दरगाह दिखा दीजिए, यहां तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जा रहा है। अरे जब मजार दरगाह बनाना अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, वहां जाना हराम है, वो फिर वक्फ कानून उसको मान्यता कैसे दे सकता है? ये आपको मैं डाटा बताता हूं। दुनिया में 200 देश हैं आशीष भाई, 200 देश में से 50 देशों का क्षेत्रफल भारत के वक्फ बोर्ड की जमीन से कम है। मालदीव का क्षेत्रफल मात्र 75,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। यानी वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है उसमें 5 बहरीन बसाया जा सकता है। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़। भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीचे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सैयद जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस अमेंडमेंट को कहा जा रहा है कि आज की सदी की अगर हम बात कर रहे हैं, आशीष, कहा जा रहा है कि एक बड़ा रेवोल्यूशन जो है वक्फ बोर्ड के लिए रहेगा। सैयद जी क्या कहना चाहेंगे? ठीक है अश्विनी जी, आपको मैं समझ सकता हूं कि वक्त को लेकर, हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है, आपको जाना है। आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, और आपने वक्त निकाला उसके लिए भी बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका। थैंक यू जी। सैयद भाई, सैयद जवाद भाई, आप अश्विनी जी जो सवाल उठा रहे थे, सैयद भाई आपको आवाज आ रही है? सैयद भाई के पास आवाज नहीं जा रही है, लेकिन मुमताज आलम रिजवी साहब से ये सवाल ले लेते हैं। जा रही है? सैयद साहब पहले आप जवाब दे दीजिए। वॉइस आ रही है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। जो अश्विनी भाई जो सवाल उठा रहे हैं, तो पहले तो आप ये प्रतिक्रिया दीजिए जो सदन में आज बिल पेश होने जा रहा है। देखिए, सदन में बिल पेश होने जा रहा है और अश्विनी भाई भी बहुत कुछ बोल गए और अपने शिवशंकर जैन भाई भी बहुत कुछ बोल गए। अब सरकार के बारे में ये कहूं, ये हम दो, हमारे दो और हमारे और दो की सरकार है। और बड़का झूठा पार्टी के लोगों में हर बार ये कहा जाता है कि हमने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। और मास्टर स्ट्रोक इनके ऐसे थे, जो ये बिल लेकर के आए हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हो उसका हशर देख लीजिए, किसानों से जुड़ा हुआ हो उसका हशर देख लीजिए। धारा 370 जब हटाई थी, मास्टर स्ट्रोक मारा था, उसके बाद आज तक इलेक्शन नहीं करवा पाए, अब जाकर के हो रहे हैं। इस बिल में आपको खामियां क्या नजर आ रही हैं? इस बिल की चूंकि अभी कई सारी डिटेल्स आ गई हैं, खामियां क्या नजर आ रही हैं? अब जो कोई बोल रहा था, आपने बिल्कुल उनको अनइंटरप्टेड जो है, मुझे लगता है कि वो अपना बेस बना रहे हैं पहले पूरा सैयद भाई, खामियां बताइए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। इस बिल पर सरकार ने इतना बेस बनाया है, हमको भी तो बेस बनाने दीजिए। आप बनाइए ना सैयद भाई, बनाइए। बोलिए सरकार बेस बनाती है तो मतलब आप बनाने देते हैं। अभी पहले इनकी कलई तो खोल दूं मैं, ठीक है, बताइए। झूठ को तो इससे बेनकाब कर दूं, इसीलिए कह रहा था। क्या है, जिस चीज को सरकार हाथ लगाती है उसको बर्बाद करा इन 10 सालों में। आप देख लीजिए, जीएसटी नाफिज करके जब इन्होंने मास्टर स्ट्रोक रात में मारा था,
चोरों की तरीके से, तो किस तरीके से छोटा व्यापारी जो है उसकी कमर तोड़ दी। इसी तरीके से मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, आतंकवाद पे चोट हो गई और पाकिस्तान का मुंह फोड़ दिया है हमने और चाइना का मुंह फोड़ दिया है। क्या हुआ था नोटबंदी करके? भाई साहब गरीब लोग जो हैं वो लाइन में लग करके मर गए। ठीक है सैयद जी, आपने केस बना लिया हो, ज्यादा लंबा हो रहा है। हाँ, सैयद जी आप नोटबंदी पे चले जा रहे हैं, अब आप मूल मुद्दे पे आ जाइए। सैयद जी अब आप मूल मुद्दे पे आ जाइए। मैं आ रहा हूं अजय भाई, आपके पास आ रहा हूं। सैयद भाई को बोलने दीजिए। इन्होंने क्या कहा, वक्फ, इनकी दलीलें सुनिए, मतलब हैरत होती। वक्फ बोर्ड की जमीनों में बड़ा करप्शन है, तीसरी सबसे बड़ी जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है, डिफेंस की जमीन के अंदर भी करप्शन हो रहे हैं, रेलवे की जमीन में भी करप्शन हो रहे हैं। वो नहीं देखे जो दूसरी सबसे बड़ी जमीन हो किसको बेचे जा रहे हैं, डिफेंस की जमीन। मैं उस पे नहीं जा रहा हूं सैयद भाई, मैं उस पे जा ही नहीं रहा हूं। मैं बस आपसे ये जानना और समझना चाह रहा हूं कि क्या इसमें कमियां क्या है। ट्रिब्यूनल की बात हुई है, वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे रही है, यही हो रही है। नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि नए बिल में आपको क्या खामियां नजर आ रही हैं, आप वो बताइए। अभी बता दे रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं। ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल जो है, जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है उसको खत्म करा जाए। अरे देश में कितने ट्रिब्यूनल हैं? 70 से अधिक तो ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, और वो क्या सरकार से एफिलिएटेड नहीं होते हैं? क्या उसमें सरकारी नुमाइंदे नहीं होते? ट्रिब्यूनल कहां खत्म हो रहा है? प्लीज आप गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए सर, ट्रिब्यूनल खत्म नहीं हो रहा है। सैयद भाई ट्रिब्यूनल खत्म नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि जब बिल आ जाएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों के भीतर आप हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। मुझे लगा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सैयद भाई यहाँ पे। नहीं, तो ये मिसलीड क्या करते हैं कि कोर्ट नहीं जाया जा सकता। अगर एक बार डिसीजन जो है वक्फ बोर्ड से आ गया तो कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता। ये भ्रम कौन फैला रहा है? नहीं, मैं चलिए वो भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं वो सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं ना, मैं आपकी सारी चीजें क्लियर करता जा रहा हूं, आप बोलिए जी। बस सुनिए, कम से कम 30 वक्फ बोर्ड हैं इन 10 सालों में, और वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो सरकार नियुक्त करती है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो अधिकारी हैं वो भी सरकारी अधिकारी हैं। वो कहां बाहर के थे या उनको सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती थी? मतलब झूठ बोलने की इंतहा। फिर कहा जाता है महिला नहीं है वक्फ बोर्ड में, 2 महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अरे आप अपनी पार्टी के अंदर मुसलमानों को और महिलाओं को, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, वक्फ बोर्ड में होना चाहिए। ठीक है सैयद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। लगातार वक्फ बिल पर विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं कि अमेंडमेंट में क्या कुछ खामियां हैं और क्या कुछ नए बदलाव जो है वे किए गए हैं। पूरा एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं। मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए, और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्यूटीज पैदा हो जाना, और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग, अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है, चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ ये करना चाहे, तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज को वक्फ नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि कई मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन RSS बोलती कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए, और जो इस पर राजनीति करता है, मुझे लगता है कि उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि संशोधन तो हमेशा से होता आया है। जब पिछली मर्तबा जब दूसरी सरकारें थी, जब भी संशोधन हुआ था, तो जब संशोधन हुआ था तब ओवैसी साहब ने क्या कहा था या किसी और ने क्या कहा था। तो मेरा विपक्ष को ख़ास तौर पर यह कहने का है कि हर चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा कानून बने जिसमें
हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए इन संपत्तियों को वक्फ किया था कि यतीमों की किफालत होगी, बेवाओं की मदद होगी, गरीब मिस्कीन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम होगा, मदरसे स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, इनके जरिए तालीम और ताल्लुम का इंतजाम होगा। इस मकसद को पेश नज़र रख करके नया कानून बनना चाहिए और उसमें इतनी सख्त शिकें हों जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के अधिकारी, चेयरमैन, मेंबरान भू माफियाओं से सीटिंग करके उस जमीन पर कब्जा न कर सकें। तो वक्फ एक्ट को लेकर अलग अलग यहां पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हर धर्मगुरु अपने हिसाब से इस पूरे वक्फ एक्ट में जो संशोधन हो जा रहा है उसको देख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं मुमताज आलम रिजवी साहब। मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने ओवैसी साहब को भी सुना होगा, उन्होंने ये कहा है कि वक्फ की संपत्ति पर सरकार की नजर है, लेकिन जो संशोधन हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? अजय भाई, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, मुझे लग रहा है कि जब हम वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड कभी भी आज़ाद नहीं रहे। हमेशा से वक्फ बोर्ड पर हुकूमत की नकेल रही है और जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनता था या मेंबरान भी बहुत से ऐसे होते थे, वो भी हमने देखा है कि वो हुकूमत के ही होते थे और हुकूमत जैसा कहती थी वैसे वो करते थे। इसके अलावा यहाँ पे ये बिल्कुल सही है कि बहुत बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द हुई है, इसमें दो राय नहीं है। वक्फ जायदादें बर्बाद हुई हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये आया था कि अगर पूरी प्रॉपर्टी का जायजा लिया जाए तकरीबन 12 लाख करोड़ की ये प्रॉपर्टी है तो उससे इनकम भी जनरेट होगी, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो ये कि 200 करोड़ सिर्फ इनकम है। ये तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन जहां तक सरकार का है तो देखिए, सरकार चूंकि जो काम कर रही है ना, वो लग ही नहीं रहा है कि कहीं से कहीं तक वो मुस्लिम के हक में कोई काम कर रही है। ऐसा परसेप्शन पूरा लेकिन बना रिजवी हुआ है। साहब, अगर यही बिल आप मान है, लीजिए, यही बिल अगर यूपीए गवर्नमेंट लेकर आती तो क्या आप मान लेते? दिक्कत यहां मोदी से है। नहीं, मैं आ रहा हूं, उसी पे कह रहा हूं। नहीं, आप देखिए, इसमें देखिए, पहले जब आया था तब भी सवाल उठे थे, आपको पता नहीं। मैंने खुद इंकलाब में मैं उस वक्त था और मैंने लिखा था कि जो भी झगड़े वाली जमीन है, मुतनाज़ा जमीनें हैं, उनको जो है फरोख्त किया जाए। इस तरीके की बातें आई थी तो मैंने ही उसकी मुखालफत की थी और लीड न्यूज लिखी थी, वो सब मुझे इल्म है। लेकिन मैं कह रहा हूं 2-3 चीजें इसमें जो सामने आ रही, वो ये कि जो भी सरकारी संपत्ति पे क्लेम होगा, जैसे ही ये कानून लागू होगा वो क्लेम खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्यों इस तरीके से ये फैसला लाया जाए? नंबर 1। नंबर 2, ये क्या है कि जो मुस्लिम कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वही कर, ये 5 साल की कंडीशन क्या है? अगर गैर मुस्लिम करना चाहे तो वो क्यों नहीं कर सकता है? ये कंडीशन कौन सी कंडीशन लेकर के आए हैं? तो इस तरह से कई चीजें ऐसी हैं। लेकिन सर रिजवी जी, आपने जो गैर मुस्लिमों के लिए तर्क दिया है, जहां तक हमें अभी तक बिल के बारे में जानकारी मिली है कि बल्कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स की इन्वॉल्वमेंट जो है और मुस्लिम महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट है वो और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऑलरेडी है ऑलरेडी मुस्लिम महिलाओं की। सैयद जी, आपसे सवाल नहीं पूछा, रिजवी जी से सवाल है। सैयद जी, अगर नहीं, ठीक है, रिजवी साहब आप बोलिए। ऐसा है नहीं, इसमें जो चीजें की गई हैं, तो मेंबर तो वो खवातीन रहती ही थी, हमेशा रही हैं, लेकिन इसमें मुतवल्ली शिफ्ट को जो है किया गया है कि अगर जैसे अभी ये है कि सिर्फ मर्द ही हो सकता था, यानी बेटा ही जो है वो हो सकता है, लेकिन अब बेटियां भी होंगी। देखिए तमाम चीजें, तो ये तो अच्छा है ना रिजवी साहब, बराबरी का मौका मिल रहा है। ये तो अच्छी बात है ना कि बेटियों को बराबरी का मौका मिल रहा है। मैंने उस पर नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि पहले का जो मुआवजा कर रहे हैं, जो आप लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले भी आप देखिए कि कोई मुसलमानों के हाथ में औकाफ नहीं रहा है, सरकारों के हाथों में रहा है। और सरकार जो है उसका खुर्द-बुर्द करती रही है। हिंदुस्तान, ये दिल्ली में सिर्फ आप 123 प्रॉपर्टी ले लीजिए, क्या आज तक वो 123 प्रॉपर्टी जो है वो मुसलमानों को मिल पाई? क्या उसका वो मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। वो मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। वो मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। नहीं, क्यों लंबित है? आज से क्या? क्यों लंबित है? क्यों इतने दिन हो गए? 1984 से लेकर के अब वो है तो वो अदालत में बात है। लेकिन अजय जी को मैं लाना चाहूंगा। अजय जी काफी लंबे समय से कब्जे हुए हैं, मैं पूरे सबूत दे सकता हूं।
इसलिए जो है सब अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई मुसलमानों का या औकाफ को बचाने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब छीनने की बात कर रहे हैं। नहीं, छीन कहां रहा है? अजय जी आप बोलिए, कोई फायदे की बात अजय जी। आशीष जी, आप तो लीगल एडिटर हैं और लीगल कवर करते हैं इतने सालों से। मेरे से पहले आपने विष्णु शंकर जैन और अश्वनी उपाध्याय से बात करी, लेकिन आप जानते हैं कि ये वक्फ बोर्ड में बदलाव किसकी पिटीशन के कारण हो रहा है? क्या मैं थोड़ा सा इनलाइटन कर दूं आपको मतलब आपके दर्शकों को। रिट पिटीशन नंबर 7976/2014 पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट सिंस 2014। अजय गौतम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है सर, अजय गौतम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अजय गौतम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वक्फ बोर्ड जिसे वक्फ बोर्ड भी पार्ट। आई नो, हाँ। तो वक्फ बोर्ड की जो आर्बिट्री पावर्स हैं, इसको लेके मैं और सोहेल खान, हम दो लोग पिछले 10 सालों से दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। तकरीबन 7 चीफ जस्टिस बीच में आए, सबने यूनियन ऑफ इंडिया को ग्रिल किया, सबने कहा कि इस तरीके की आर्बिट्री पावर क्यों है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में ऑर्डर्स क्यों नहीं लेते, आप स्टैंड्स क्यों नहीं लेते। यहाँ तक कि इसमें पीएमओ भी इन्वॉल्व है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो हम लोगों ने पिछले 10 साल से ये लड़ाई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कंटिन्यू लड़ी है। मैटर अभी 30 तारीख को फिर से सुनवाई पर आने वाला है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो सेक्शन 4, 5, 6 और 40 की आर्बिट्री पावर, पूरे वक्फ बोर्ड में देखेगा इमाम नाम का कोई शब्द नहीं है, शब्द है मुतवल्ली। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से स्पेशल फैमिलीज को प्रिविलेज दिया जाता है, वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज किया जाता है, पॉलिटिकल स्पीचेस वहां होती हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए वो चीजें यूज करी जाती हैं, किस तरीके से पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अजय भाई, जिस सेक्शन 40 को आपने चैलेंज किया है वक्फ के, वो तो ऑलरेडी इस नए जो विधेयक आ रहा है उसमें तो इसे हटाया ही जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब भाई डीएम जाके इंस्पेक्शन करेंगे। और साथ ही अजय जी, मेरा ये भी सवाल आपसे रहेगा, आर्बिटर अब जो है वो डीएम रहेगा, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या इसका स्वागत कर रहे हैं? देखिए, अभी तक क्या होता था, वक्फ ने अगर वक्फ के जो सीईओ है उसने किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया, जो गरीब आदमी के पास है, जो किसी आम आदमी के पास है, हिंदू कम्युनिटी के पास है, वो क्या करता था, अब उस आदमी की जिम्मेदारी थी ये साबित करना कि ये प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है। वक्फ के ऊपर बर्डन नहीं था कि वो साबित करे वक्फ है, इसीलिए आम आदमी की प्रॉपर्टी जाते थे, उस पर कब्जा कर लेते थे, जिसे कहते हैं ना पुराने जमाने में अश्वमेध रथ का घोड़ा। जहां जहां वक्फ बोर्ड के लोग गए, नोटिस चिपका दिया, वो जमीन वक्फ हो गई। ये तो लुटेरे हैं, ये तो सरकार ने। लेकिन ये जो पावर दी गई थी 2013 में, उस पावर को तो हटा लिया गया ना अजय जी। अजय जी, उस पावर को तो हटा लिया गया। फरहाद जी के पास भी चलूंगा। अजय जी, पहले मैं आपसे ओपिनियन ले लूं, फिर फरहाद मैम के पास जाऊंगा। उस पावर को तो हटा लिया गया ना, जो अभी तक मैंने पढ़ा है, जो अभी तक ड्राफ्ट मैंने पढ़ा है, उसमें नहीं अब ये पावर। जितनी प्रॉपर्टीज अभी तक कब्जा कर रखी है वक्त के नाम पर, उन प्रॉपर्टीज को जब तक रिलीज नहीं किया जाएगा, जो जितने भी ट्राइब्यूनल में आप देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट में ट्राइब्यूनल है इसका। अरे वक्त की भी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट की जो अलग-अलग संस्थानें उन्होंने ट्राइब्यूनल होता है मुस्लिम दिल्ली की वक्फ बोर्ड की जमीनों। सैयद जी, अगर आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो ना आपको सुन पाएंगे दर्शक और ना ही अजय जी को सुन पाएंगे। फरहाद मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इसलिए आना चाहूंगा क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं। ट्रिपल तलाक में मैंने आपकी बहस को भी सुना था, एक लंबे अरसे से मैं आपको जानता भी हूं। जो ये बदलाव होने जा रहे हैं, चूंकि खबरें आप तक भी पहुंची होंगी, उन बदलावों को आप कैसे देखती हैं और क्या कुछ खामियां थी पहले, अगर वक्फ एक्ट की अगर हम बात करें आपके हिसाब से? मैम देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस डिबेट में शरीक हो सकूं, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। दूसरी बात ये है कि जहां तक इसमें अमेंडमेंट की बात है, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। हर जगह जो है वो मोनोपोली हो गई, हर जगह जो है वो अपनी जो है वो जो तुगलकी फरमान है, तुगलकी डिसीजन है, वही चल रहे हैं। वक्फ का जो मेन पर्पस था, जो उसका ऑब्जेक्ट था इसको बनाने का, या इसका जो एम्स थे, वो सारे के सारे कहीं धूमिल हैं, उसका कहीं से कोई पालन नहीं हो रहा है। आजकल जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, उनका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो भू माफिया हैं, उन पर काबिज है, वो अपना ही एक बोर्ड गठित कर लेते हैं, फिर वो दूसरा ट्रांसफर हो जाता है। ये जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई हुई हैं ये सब चीजें। लेकिन जो वेलफेयर होना चाहिए कम्युनिटी का,
जो आम लोगों के वेलफेयर की बात होनी चाहिए थी वक्त की प्रॉपर्टी से, वो कहीं नहीं है। अगर हम ट्रिपल तलाक के टाइम की भी बात करें तो उस वक्त ही एक बात आई थी कि जो ट्रिपल तलाक विक्टिम्स हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। आज तक किसी ने बढ़ के ये नहीं कहा। ये तो खुद जिम्मेदारी बनती थी वक्फ बोर्ड के लोगों की कि वो आगे आए और आगे आकर के ये रिहेबिलिटेशन की बात करें, बच्चों की एजुकेशन की बात करें, वहां पर स्कूल बने, इंस्टीट्यूशंस बने, स्किल डेवलपमेंट की बात करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने देखा है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो आज तक सिर्फ झगड़ों में उलझी हुई हैं और झगड़े सिर्फ इस बात के हैं कि मुतवल्ली वो है, मुतवल्ली मुझे बनना है। वो प्रॉपर्टी जो है वो वहां पर दुकानें निकाल दी हैं, वो दुकानें बिक रही हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। बस यही सब बात कह रही है, उस पर एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आप ये कहना चाह रही हैं डीप रूटेड करप्शन जो है वो इस वक्त वक्फ के अंदर कुछ समय से चल रहा था? बहुत ज्यादा और एक दूसरे की लेग पुलिंग होती रहती है। ये मैंने खुद से देखा है, कई सारे केसेस मेरे सामने भी है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए और एक हेल्दी अमेंडमेंट इसमें आना चाहिए। और जो भी अमेंडमेंट के बाद पारदर्शिता जो है, जिसकी अभी बार बार ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता की कमी है, आरोप ये लगाए जाते हैं, वो पारदर्शिता पूरी तरह से आ जाएगी? हाँ, देखिए पूरी तरह से तो तब आएगा जब हमारे सिस्टम में से करप्शन हटेगा जी। अगर हम ये कहेंगे सैयद भाई आ रहा हूँ, एक बात फरहा जी को बोलने दीजिए। सैयद भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि करप्शन नहीं होना चाहिए। और अगर ये सारी चीजें ना होती आज भी इन लोगों में तो शायद ये नौबत ना आती। तो आज अगर अमेंडमेंट की जरूरत है तो इन्हीं के रवैयों की वजह से है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वक्त की डिमांड भी और लोगों की जरूरतें भी बदलती हैं। तो ऐसे में अगर अमेंडमेंट लाया जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और हमें बेकार की चीखा चिल्ली से बचना चाहिए। सैयद जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, सैयद जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे अबॉलिशमेंट नहीं हो रही है। सैयद जी सवाल तो सुन लीजिए, आपसे ही पूछ रही हूँ। यहाँ पे अबॉलिशमेंट नहीं हो रही है वक्त की, केवल और केवल एक बेहतर ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी अच्छी रहे, इस सिस्टम को बनाया जा रहा है। क्या आपत्ति है आपको, बताइए। क्या बहुत अच्छी आप मतलब मुझे तो अकलों पे बड़ी दया आती है। कितने माशाल्लाह अकलमंद लोग हैं। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अरे सरकार के अंदर भी करप्शन है, उसको आज तक देखा ही आपने? सिर्फ वक्फ बोर्ड के अंदर करप्शन है। मुसलमानों को ये करना चाहिए, वक्फ बोर्ड को ये करना चाहिए। सैयद भाई लेकिन अभी तक आप कमियां नहीं बता रहे हैं। सैयद भाई आप सैयद भाई थोड़ी समय की कमी है, कमियां बता दीजिए। अजय भाई के पास भी चलूंगा, फाइनल कमेंट लेना है, फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा। समय की कमी है। हिंदू नहीं है। अजय जी को भी फ्रेम में लाया जाए, सैयद जी को भी फ्रेम में लाया जाए जी। देखिए सेकुलर देश है, सेकुलर देश है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, असीमित बहुत है। जमीनों पर बहुत सी सरकार की संस्थानों की मुस्लिम वक्फ बोर्ड में एम्प्लॉय है, बता दीजिए देखिए सैयद जी और अजय जी, माफी चाहूंगी आप दोनों से, क्योंकि अगर आप दोनों बोलेंगे तो दर्शक दोनों को समझ नहीं पाएंगे। सैयद जी आप पहले अपनी बात पूरी करिए, अजय जी मैं आपके पास आऊंगी। अजय जी मैं आपके पास आऊंगी, सैयद जी आप अपनी बात पूरी करिए। और प्लीज सर फाइनल कमेंट 30 सेकंड लेंगे, फाइनल कमेंट लेंगे। अजय भाई फाइनल कमेंट लेंगे, सैयद भाई 30 सेकंड फाइनल कमेंट। सैयद भाई फाइनल कमेंट। देखिए जिस तरीके से आप मुसलमानों की प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहे हैं, और खासतौर से मैं कह रहा हूं मुसलमानों को ये टारगेट करने के लिए एक जुगलबंदी है कि जो अभी इलेक्शन होने वाले बाई इलेक्शन, उसमें कुछ इनको फायदा मिल जाए, कभी नेम प्लेट के नाम पे, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर, कभी जो है धर्मांतरण के नाम पे। अजय भाई आखिरी कमेंट आपसे ले लूंगा, फिर मैं 30 सेकंड है अजय भाई, 30 सेकंड है, समय की थोड़ी कमी है। देखिए वक्फ बोर्ड जो है वो करप्शन का, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। गरीबों की, मजलूमों की जमीनों को छीनने का एक हथियार। ये आपके आरोप है। मुमताज भाई 30 सेकंड। मुमताज भाई ये आरोप नहीं है सर, इट्स प्रूवन है, कोर्ट में हमने प्रूव किया है। ठीक है मुमताज भाई जी अनम्यूट करिएगा। मुमताज भाई म्यूट है। सरकार अगर वाकई उसकी नीयत सही है
सरकार की अगर नीयत सही है तो जो भी मुस्लिम के जानकार हैं, जो माहिरीन हैं, उनके साथ जरूर बैठना चाहिए, उनसे मशवरा करके और तब कोई कदम उठाना चाहिए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार की इसमें कोई नीयत है, क्योंकि वो जिस तरीके से एक मुहिम चलाई गई लैंड जिहाद, तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल लैंड जिहाद को रोकने के लिए लाया जा रहा है। इस तरीके का परसेप्शन बनाना गलत है, ये ठीक नहीं है। बाकी अमेंडमेंट सरकार करेगी। फरहा मैम 30 सेकंड। हाँ, देखिए वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट है, इसके आने से मुझे लगता है कि जैसे आजकल बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को कब्जाए बैठे हैं, सोशल वेलफेयर के नाम पर, हॉस्पिटल्स खोलने के नाम पर, इंस्टीट्यूशंस खोलने के नाम पर, लेकिन वहां ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं चल रही हैं। टोटली कमर्शियल यूज के लिए उन्होंने वो ले रखी हैं। तो वो सारी चीजें खत्म होंगी इस अमेंडमेंट के आने के बाद से, ऐसी मेरी उम्मीद है कि सरकार को इस तरह से कदम बहुत उठाने शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से वक्फ बिल के अंदर जो अमेंडमेंट आ रहे हैं उस पर एनालिसिस आपके सामने रखा है। लगातार खबरें जारी है, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।